ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़े थे डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और हमने इसके बारे में कल कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किया था, जैसे कि डीपीएसपी कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से आर्टिकल तक कवर करता है। डीपीएसपी किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक कवर करता है, तो हमने देखा था 36 से 51। उसमें हमने देखा था 36 में डेफिनेशन देता है किसका, स्टेट का डेफिनेशन देता है। ठीक है, याद रखना, कई बार पूछता है क्या आर्टिकल 36 में स्टेट का डेफिनेशन है या डीपीएसपी का डेफिनेशन है। तो गलती से भी मत मार देना डीपीएसपी का, क्योंकि डीपीएसपी का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, वो स्टेट का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, ओके। फिर आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 में कहा था कि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, इनफोर्सेबल नहीं है, और ना ही डिबेटेबल है, डिबेटेबल। ठीक है, हम इस पर डिबेट भी नहीं कर सकते हैं या कोर्ट जबरदस्ती इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती है। अगर डीपीएसपी के गाइडलाइंस का फॉलो कोई स्टेट नहीं कर रहा है तो हम उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 38 हमने देखा था, इसमें कहा था कि हर स्टेट की जिम्मेदारी है को पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। पब्लिक वेलफेयर मैंने समझाया था, पब्लिक वेलफेयर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद 39 हमने देखा था, 39 में कहता है कि इक्वल वेजेस की बात करता है, इक्वल वेजेस फॉर सेम वर्क, फॉर सेम वर्क, मेल हो या फीमेल, अगर काम एक ही है तो पैसा भी उनको सेम मिलना चाहिए। उसके बाद 39 का ए में था कि फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। ठीक है, फ्री लीगल एड। और हमने आर्टिकल 40 देखा था, पंचायत। आर्टिकल 40 क्या था, पंचायत। पंचायत के फेवर में कौन था और कौन नहीं था। हाँ, गांधी जी पंचायत के फेवर में थे और बी आर अम्बेडकर नहीं थे। इसीलिए इसीलिए इनकी जो लड़ाई चल रही थी, कैसी लड़ाई थी, मतलब कि थॉट्स की लड़ाई, तो ये ज्यादा बहुत बढ़ न जाए, दोनों लोग सेटिस्फाई हो सके। इसलिए पंचायत को आर्टिकल 40 में रखा गया ताकि जिस स्टेट को जरूरत पड़े वो स्टेट इसे अपना सकती है। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 41। देखो, आर्टिकल 41 कहता है कि जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट मतलब ये, अब स्टेट में बोलूंगा तो ये दिमाग में क्लियर रहेगा ना कि मैं किसी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, खाली इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने नियम कानून बनाती है उसे स्टेट कहते हैं। तो इसमें 41 में कहता है, आर्टिकल 41 इसमें कहता है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी स्टेट हैं उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने यहाँ कुछ व्यवस्था रखें, लोगों को कुछ कंडीशन में सहायता दे। ठीक है, गिव एड इन सम कंडीशन, मैं समझाता हूं कैसा। गिव एड इन सम कंडीशन, यानी कि लोगों को कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में सहायता दिया जाए। जैसे कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश राज्य की बात करूं या ओएनजीसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं या टाटा कंसल्टेंसी की बात करूं, तो मान लो कि टीसीएस में कोई काम करने वाला पर्सन है, वो चल नहीं पा रहा है, तो टीसीएस की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसका जो बिल्डिंग है वहां तक आने जाने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था हो सके, है ना, लिफ्ट में व्हील चेयर आसानी से जा सके, उसकी व्यवस्था हो सके। रेलवे एक डिपार्टमेंट है, तो रेलवे की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो चल नहीं पा रहा है तो उसको हम लोग व्हील चेयर तक लेकर के जाए। हालांकि रेलवे में ये इतना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर तुम फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे हो, जैसे कि एरोप्लेन अथॉरिटी, वो अपने आप में एक स्टेट है, अगर तुम वहां पर जा रहे हो, अगर तुम बीमार हो तो वहां पर वो लोग तुम्हें आराम से बिठा करके ले जाएंगे,
व्हील चेयर पर और गाड़ी में बिठाएंगे, गाड़ी के थ्रू फिर जहाज तक ले जाएंगे। तुम चल नहीं पा रहे हो तो भी तुम्हें व्हील चेयर पे बिठा करके आराम से तुम्हें कहाँ तक छोड़ेंगे, एरोप्लेन तक छोड़ेंगे। ठीक है, एरोप्लेन तक छोड़ेंगे। वैसे ही और क्या एड दे सकते हैं, जैसे कि कोई विधवा महिला है, ठीक है, कोई विधवा महिला है, अगर उसके बाल बच्चे उसे नहीं देख रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उसके लिए महीने का कुछ 500 रुपया, ताकि उसका जीवन यापन चल सके, उसको पैसे देने चाहिए। ये सब सारी की सारी चीजें कोई स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में बता रही है कि नहीं। क्या मैं अगर अच्छा खासा कमा रहा हूँ तो मैं भी कह सकता हूँ कि मुझे भी पेंशन दो? नहीं, मुझे पेंशन नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट विडो पेंशन नहीं देती है तो क्या ये लोग उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ठीक है, फिर गवर्नमेंट की और जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि जैसे जो बूढ़े लोग हैं, जो किसी भी कारण की वजह से नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर उनके अंदर पढ़ने की इच्छा है तो उन्हें क्या किया जाए, पढ़ने की व्यवस्था कराई जाए, पढ़ने की व्यवस्था कराई जाए। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक स्पेसिफिक कंडीशन है, एक स्पेसिफिक कंडीशन है। तो आर्टिकल 41 में यही कहता है कि एवरी स्टेट हैज इट्स ओन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एड इन सम स्पेसिफिक कंडीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Every state have its own obligation to provide some aid in some specific condition। तो यहाँ याद रखना aid in some condition, ये दो पॉइंट याद रखना। हिंदी में इसको कह सकते हैं कि कुछ दशाओं में सहायता, कुछ दशाओं में सहायता, सहायता। ठीक है, दशाओं मतलब स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन में क्या आ जाएगा, जैसे कि व्हील चेयर को दे देना, ठीक है, व्हील चेयर की व्यवस्था रेलवे करे, व्हील चेयर की व्यवस्था एयरपोर्ट अथॉरिटी करे, जो ब्लाइंड्स होते हैं ब्लाइंड्स के लिए वो प्रॉपर ट्रैक बनाना, ओल्ड एज पीपल को पढ़ाने की व्यवस्था करना, जो विडो महिला है उन लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना या ओल्ड एज पेंशन की व्यवस्था करना। समझ में आ रहा है क्या? ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये एड है। एड मतलब सहायता। ठीक है, सहायता। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या कहता है आर्टिकल 41? कुछ दशाओं में सहायता, कुछ दशाओं में सहायता। ये पॉइंट याद रखना, ये नहीं कि सबको दिया जाना चाहिए, स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 कहता है कि जितनी भी महिलाएं होती है ना, देखो पहली चीज तो वर्क कंडीशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं वर्क कंडीशन। जैसे कुछ लोग होते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं और इतना अधिक काम का प्रेशर है कि मान लो इसमें से ये कोई महिला को डेंगू हो गया है। ठीक है, ये डेंगू हो गया है तो डेंगू में पता होता है कि अगर हमें नॉर्मल बुखार भी हो जाता है तो हमसे कोई हैवी काम होता नहीं है, हमें रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन मान लो इस महिला को डेंगू हो गया है और ये अपने सीनियर को कह रही है कि सर मुझे बहुत वीकनेस महसूस हो रहा है, डेंगू हो गया है, मुझे कहीं संतरी लगा दीजिए या मुझे फील्ड वर्क मत दीजिए। तो क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट अपने आप में एक स्टेट है ना, तो पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस महिला को इसके मेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मैं जॉब प्रोवाइड करूं। अगर इसकी मेंटल स्टेटस ये नहीं है, हेल्थ कंडीशन ये नहीं है कि ये कोई फील्ड वर्क कर सके, तो क्या मैं इसे फील्ड वर्क पर भेजना सही बात है? नहीं, यहाँ पर थोड़े सा ह्यूमैनिटी दिखाना चाहिए और इसको कहना चाहिए कि ठीक है आप संतरी का काम कर लो, मतलब जाओ जो कोई लिखा पड़ी है बैठ करके जहाँ पर काम है वो वाले काम को देख लो, है ना। हाँ, लेकिन क्योंकि ये बीमार थी, यहाँ पर अगर पुलिस डिपार्टमेंट इस चीज को नहीं करती है तो क्या हम इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते। और सेम ऐसे ही केस हुआ था कि बिहार में एक ट्रेनी कॉप थी, उसको डेंगू हुआ था और वो अपने सीनियर को कहती रह गई, लिख करके देती रह गई
कि सर मुझसे काम नहीं हो रहा है, मुझे रेस्ट की जरूरत है, लेकिन उसका सीनियर सुना नहीं, कहता है कि बहुत काम है यहाँ पर, अभी मैं तुम्हें लीव नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, और 2 से 3 दिन बाद उस कांस्टेबल की डेथ हो जाती है। समझ में आया? उस कांस्टेबल जो रहती है महिला, उसकी डेथ हो जाती है, और फिर वहां की सारी महिला जितनी भी पुलिस कर्मी रहती हैं सब भड़क जाती हैं, एकदम पूरा उथल पुथल मचा देती हैं। तो भाई कोई चीज अगर डीपीएसपी में है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मतलब छुट्टा सांड हो जाओ, करो ही मत। थोड़ा सा इंसानियत भी रखो, देखो कि भाई क्या सिचुएशन है कि नहीं। अब जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि वो डीपीएसपी में है, ना हम कोर्ट जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। बट यहाँ इंसान की इंसानियत भी तो देखी जाती है ना। तो आर्टिकल 42 कहता है, आर्टिकल 42 मैं यहाँ लिखता हूँ पहले। आर्टिकल 42 कहता है कि मनोचित दशाओं में, ठीक है, मनोचित काम, मनोचित काम यानी कि वर्क अकॉर्डिंग मेंटल स्टेटस, वर्क अकॉर्डिंग मेंटल स्टेटस। ठीक है, पहली बात क्या क्या है इसमें, वर्क अकॉर्डिंग मेंटल स्टेटस, वर्क अकॉर्डिंग मेंटल स्टेटस। और दूसरा चीज क्या है, एड इन प्रेगनेंसी, एड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी कि अगर कोई महिला, ठीक है, कोई महिला क्या है, प्रेग्नेंट है, जैसे ये है, अगर ये प्रेग्नेंट है तो इनको इनकी डिलीवरी से 3 महीने पहले, 3 month बिफोर, और 3 महीने बाद, 3 month लेटर, क्या दिया जाए, छुट्टी दिया जाए। और उस छुट्टी में अगर ये कोई काम कर रहे, मतलब कि किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उनके पैसे को काटा ना जाए। ठीक है, इनके पैसे को काटा ना जाए। और इनका जो हस्बैंड होगा, हस्बैंड को इनकी डिलीवरी से 15 दिन पहले और डिलीवरी के 15 दिन बाद तक की छुट्टी दी जाए, ताकि ये हस्बैंड इनकी जो मेडिकल चेकअप है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पीरियड एक क्रूशियल मूवमेंट होता है, वहां पर क्या जो कि पोजीशन हो जाएगी बच्चे की, हो सकता है डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम आए, तो प्रॉपर चेकअप करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जो पत्नी है उसका ध्यान रखे। तो उसके हस्बैंड को भी 15 दिन पहले क्या मिलनी चाहिए, लीव मिलनी चाहिए। और 15 दिन बाद भी जब बच्चा हो जाए तो अपनी जो है पत्नी है उसका भी ख्याल रखे, और बच्चे की खुशी बनाए, पार्टी वार्टी दे, पार्टी वार्टी जो करना है वो कर सके। ठीक है, तो क्या कहता है आर्टिकल 42 में, पहले तो मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग काम दो, लोगों को प्रोवाइड करवाओ। और दूसरी, प्रेग्नेंट वुमन जो है उनको लिए हमें एड देनी चाहिए, सहायता देनी चाहिए। कैसी सहायता, जब डिलीवरी हो, डिलीवरी के 3 महीने पहले और डिलीवरी के 3 महीने बाद तक उनको छुट्टी दिया जाना चाहिए। ठीक है, छुट्टी दिया जाना चाहिए। और इस सिचुएशन में उनके पेंशन बोलो, उनकी सैलरी को कट नहीं करना चाहिए। और उनका जो हस्बैंड है उसे 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक छुट्टी दिया जाना चाहिए, उसकी भी सैलरी को कट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर पहले जो 2 बच्चे हैं, ठीक है, पहले 2 बच्चे हैं, तभी तक के लिए ये अप्लीकेबल है। पता चला कि हर साल कोई इंसान है वो हर साल अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करके रखा हुआ है, तो क्या उसको गवर्नमेंट जो है हर साल छुट्टी देती रहेगी? 6-6 महीना, मतलब साल भर में 12 महीना है, 12 महीना में 6 महीना उसको छुट्टी देते रहूं मैं? ऐसी चीज तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई। क्या किसी के अगर 4 लड़के, 5 लड़के, 6 लड़के या लड़कियां होंगी, बच्चे होंगे, तो उनको भी ये सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए? नहीं, पहले 2 के ही। ठीक है, पहले 2 बच्चों पर ही, एक चाहे लड़का लड़की जो भी हो, पहले 2 बच्चों पर ये फैसिलिटी मिलती है। तो इतना चीज क्लियर हुआ। आर्टिकल 42 में 2 चीजें, एक मन की दशा के अकॉर्डिंग काम यानी मनोचित काम, वर्क अकॉर्डिंग मेंटल स्टेटस, और दूसरा एड इन प्रेगनेंसी, एड इन प्रेगनेंसी। कितना क्लियर हुआ? मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग काम का क्या मतलब है?
हाँ बीमार है तो उसे हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा बीमार है तो छुट्टी दे दो, या ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है काम कर सकती है तो उसे लाइट वर्क दो, हार्ड वर्क मत दो, ठीक है, उसके मेंटल मन के अकॉर्डिंग जो कर सके, ठीक है। ओके चलो, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 43 पर। आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेजेस। आर्टिकल 43 क्या कहता है? लिविंग वेजेस। देखो, कहता है कि अगर कोई भी इंसान है वो काम कर रहा है, ठीक है, जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, तो कम से कम इनको काम कराने के बाद इनको इतना पैसा दिया जाए जिससे वो जिंदा रह सके, ठीक है, वो अपना खाना पीना और जो उनका नीड है वो कम से कम वो पूरी हो सके। ऐसा नहीं कि तुमने किसी से 7 घंटे काम करवाया और उसको बदले में 100 रुपया दे रहे हो, है? 7 घंटे काम करवाया या बदले में 100 रुपया दे रहा हो, या 100 रुपया भी कहीं कहीं तो उससे भी कम दिया जाता है, ठीक है लो 50 रुपया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर किसी की एक बोलते हैं ना कि एक मिनिमम वेज होना चाहिए कम से कम। जैसे कि कोई अगर कड़िया वाला रहता है, ठीक है, ये ईटा ढोने वाले रहते हैं, अगर ये घर बनाने के लिए जब लेबर और मिस्त्री दो होते हैं ना, तो जब लेबर काम करता है तो लेबर का एक दिन का मतलब 5-6 घंटे का कम से कम कहीं कहीं 500 रुपया तो कहीं कहीं 300 रुपया चार्ज होता है। और जो मिस्त्री होता है, मिस्त्री का कहीं कहीं 700 रुपया तो कहीं कहीं 1000 रुपया चार्ज होता है। समझा? तो एक चीजें क्या होती है, फिक्स होती है। अगर कोई दबंग इंसान है मान लो, ठीक है, वो काम करवा लिया तुमसे और तुमको कह रहा है कि ठीक है लो 10 रुपया, जाओ चूस खा लेना, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। ऐसे ही कोई कंपनी है तुमसे 8-8 घंटा 10-10 घंटा काम करवा रही है और तुमको बदले में दे रही है लो 5,000 रुपया ले लो महीने का, आराम से जो जीरा खाना है इसी में, क्या ये उचित है? नहीं। लेकिन आज भी होता है, जो पहले पहले लोग आईटी फील्ड में आते हैं तो 2-2 हजार रुपए पे भी काम करते हैं मंथली, 3-3 हजार रुपए पर भी काम करते हैं। ऐसे मैंने कितने मेरे दोस्त देखे कि उन्होंने स्टार्टिंग जो करी थी 2,000 रुपये 3,000 रुपये मंथली से स्टार्ट किया हुआ था, धीरे धीरे 5,000 पे गए, फिर धीरे धीरे उनकी जो सैलरी थी वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो लिविंग वेजेस के बारे में चर्चा किसमें किया गया है? आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 में कहता है कि लिविंग वेजेस मतलब इतना पैसा दो जो जस्टिसिएबल हो वर्कर्स के लिए, जस्टिसिएबल हो वर्कर्स के लिए। लिविंग वेज का मतलब समझ में आया? हाँ। अब इसी के तहत कहा गया है कि जो वर्कर्स की लाइफ है वो भी अपनी जिंदगी को जी सके, उनको भी थोड़ा आराम मिल सके, एक दिन का ऑफ रखा जाता है, 1 डे ऑफ, ठीक है। क्योंकि अगर कोई कंपनी में कोई इंसान काम कर रहा है ना, तो अगर गवर्नमेंट ये रूल ना बनाए या कोई भी स्टेट ये रूल ना बनाए कि हम सैटरडे संडे छुट्टी रखेंगे, या जैसे देखो जैसे टीसीएस है या कोई भी टेलीकॉम कंपनी है तो उसमें तो ये है कि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन कोई साड़ी की दुकान है, साड़ी की दुकान में काम करने वाला जो लेबर है, ठीक है, उसको तो कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि ठीक है सैटरडे संडे छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी कर देगा तो उसका मालिक उसको परमानेंट छुट्टी दे देगा, है ना। इसीलिए जिस जो भी स्पेसिफिक एरिया होता है, जैसे कि हम मुंबई में रहते हैं तो हमारे एरिया में मंडे को पूरी की पूरी दुकानें क्या रहती हैं, बंद रहती हैं। अब मंडे को एक दिन पूरा दुकान बंद होने का मतलब है कि वो इसलिए नहीं कि वहाँ जो दुकान चलाने वाला है उसको छूट मिले, नहीं, उस दुकान पे जो काम करने वाला है कम से कम उसको रेस्ट मिले। नहीं तो दुकान का मालिक भी यही चाहेगा कि उसका जो वहाँ जो काम कर रहा है लेबर वो 24 घंटा काम करते रहे और फ्री में करे तो और बढ़िया है कि नहीं। इसीलिए उनकी हेल्थ को भी थोड़ा सा ठीक ठाक रह सके, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, ठीक है, उनको भी वर्कलोड कम हो सके, हर एरिया में एक एक दिन क्या किया जाता है, सारी दुकानों को बंद रखा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर्टिकल 43 में क्या है, इतना क्लियर हुआ? बताओ आर्टिकल 41 में क्या कहता है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 में, आर्टिकल 41 में क्या कहता है? एड इन सम कंडीशन, एड इन सम कंडीशन, ठीक है, सम कंडीशन।
आर्टिकल 42 क्या कहता है? वर्क अकॉर्डिंग मेंटल स्टेटस, वर्क अकॉर्डिंग मेंटल स्टेटस और एड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। और 43 क्या कहता है? लिविंग वेजेस, लिविंग वेजेस जिसको हम कहते हैं निर्वाह योग्य, निर्वाह योग्य, ठीक है, निर्वाह योग्य। तो देखो इसको एक शॉर्टकट ट्रिक रहता है, द म न। द से मतलब कुछ दशाओं में, ठीक है, दशाओं में। म से मतलब मनोचित, मन के उचित काम। और न से निर्वाह योग्य, ठीक है, निर्वाह योग्य। तो आर्टिकल 41, 42, 43 का क्या ट्रिक है? द म न। द मतलब कुछ दशाओं में, यानी एड इन सम कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद म यानी मनोचित दशाओं में या मन के उचित काम। वर्क अकॉर्डिंग मेंटल स्टेटस, एड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। और उसके बाद जो निर्वाह योग यानी लिविंग वेजेस, लिविंग वेजेस। अच्छा, जो एड इन प्रेगनेंसी है ये तो हर जगह पर, हर ऑर्गेनाइजेशन में मिले या ना मिले, लेकिन इसमें जो केरला गवर्नमेंट है ना, केरला गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि केरल में जो महिलाएं होती है ना उनको पीरियड्स के भी लीव दिए जाते हैं। मंथली के 2-3 लीव उनको मिलते हैं, पेड लीव, मतलब उसमें पैसा नहीं करता है कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड्स अगर वो काम पे नहीं आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जो भी है उनका पैसा नहीं काटेगा, ठीक है। तो केरला गवर्नमेंट, याद रखना, महिलाओं के लिए अच्छा काम करती है, ठीक है। ओके, ठीक। तो आर्टिकल 43 तक समझ में आ गया? अब देखो इसी आर्टिकल 43 में जो है दो बातें और कही गई। क्या कही गई है? दो बातें तो समझते हैं। कहता है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में लेबर का भी इंक्लूजन होना चाहिए, यानी लेबर्स लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। 43A क्या कहता है? लेबर पार्टिसिपेशन, लेबर पार्टिसिपेशन, ठीक है, पार्टिसिपेशन यानी कि इंडस्ट्री में लेबर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है, तो देखते नहीं कि लेबर यूनियन होते हैं, उनका एक लीडर होता है। अगर कोई भी कंपनी है वो अपनी जाति करती है तो लेबर यूनियन स्ट्राइक पर चले जाते हैं, है ना। तो लेबर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किसमें कहा है? आर्टिकल 43 के ए में। और 43 के बी में कहा है कि कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव यानी मिलजुल कर काम कर सके, ठीक है, मिलजुल कर काम कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 43 में ए और बी दो चीजें याद रखना। कौन कौन सा? ए कहता है कि लेबर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसको लेबर यूनियन से याद रख लेना। और कोऑपरेटिव्स यानी माहौल इतना अच्छा रखो कि सब मिलजुल कर अच्छे से काम कर सके, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल आर्टिकल 44 पर। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। 44 क्या कहता है? यूसीसी। इस आर्टिकल को वैसे ही याद रखना जैसे तुझे तेरा नाम याद है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखो, कोड का मतलब होता है नियम कानून, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक, और सिविल का मतलब होता है शादी विवाह से रिलेटेड, ठीक है। शादी विवाह से रिलेटेड एक ही कानून होना चाहिए पूरे देश में, ठीक है। शादी विवाह से पहले एक ही, शादी विवाह के लिए एक ही कानून होना चाहिए पूरे देश में। जैसे कि हमने देखा था कि जो लॉर्ड कर्जन था, कर्जन ने हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए अलग कानून बना करके हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराया। भारत में रहने वाले अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, सबकी शादी करने का तरीका अलग है। जैसे कि मुस्लिम में निकाह हो जाता है, हिंदू में 7 फेरे हो जाते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं वो ऐसे जूस उस पिला करके सीधा वो कर लेते हैं, फादर उधर पढ़ के, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग तरीके से शादियां कर लेते हैं।
तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तुम्हें जैसे शादी करनी है वैसे शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आएगी डाइवोर्स की, तब तुम कोर्ट के पास जाओगे, और डाइवोर्स के लिए एक ही नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर तुम मुस्लिम सोसाइटी से बिलोंग करते हो तो तलाक 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 कह दो और तलाक हो जाए, या यहाँ पे हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करते हो तो जो कि अपनी पत्नी को ऐसे ही छोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें तलाक लेना है तो उसकी एक क्या होनी चाहिए, प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या प्रॉपर एक प्रोसीजर होना चाहिए। वो कहाँ फॉलो होगा, कोर्ट के जरिए फॉलो होगा। तो इसी को कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, ठीक है। तो यूसीसी का क्या मतलब होता है, इसलिए क्या शादी विवाह के लिए अलग अलग नियम कानून होना चाहिए, स्पेशली डाइवोर्स के टाइम पर? नहीं, एक ही कानून। इसमें कहता है यूसीसी में कि एक इंसान एक ही पत्नी रख सकता है, यानी पॉलीगेमी को बैन किया हुआ है, ठीक है। पॉलीगेमी नहीं कर सकते हैं, कोई एक इंसान 2-4 बीवियों से शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मतलब कि एक आदमी के साथ 2-4 महिलाएं रह कैसे जाती हैं, उनको मतलब दिक्कत नहीं होती है? क्या पता, मतलब अगर कोई एक महिला है उसके 3-4 पति हो जाएं, तो उनको लगता है कि वो घर शांति से रहेगा? हाँ? लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती, हाँ, एक ये भी बात हो जाता है। हाँ? और वो कहते हैं ना कि महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करने में महिलाओं का ही सबसे बड़ा हाथ होता है, ठीक है। तो अगर जैसे कोई एक पुरुष है, वो शादी किया हुआ है, अगर उसकी पत्नी ये चाहे कि ये दूसरी शादी नहीं कर सकता तो नहीं कर पाएगा, लेकिन पत्नी कहेगी हम तो सती सावित्री है, हमारा पति परमेश्वर है, कर लो दूसरी शादी, क्या दिक्कत है, हम रह लेंगे, हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये भी सिचुएशन आती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसको बैन किया हुआ है, पॉलीगेमी को बैन किया हुआ है। अब देखो, देश आजाद हुआ था अभी, और उस वक्त में हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि पूरे देश में हम यूसीसी को लागू कर सके। अगर लागू कर देते तो वैसे ही 1947 में हिंदू मुसलमान में दंगे हुए थे, बाकी ये यूसीसी लागू करते ही पूरे देश में माहौल गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इसे किस में रखा गया, ईपीएसपी में। जब जरूरत पड़ेगी धीरे धीरे सरकार इसे पूरे देश पर इम्प्लीमेंट करेगी। वो भारत का पहला स्टेट गोवा था, मतलब जहां पर सबसे पहले यूसीसी को लागू किया गया, और अभी उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड वाला तो केस अभी रिसेंटली में समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो बताओ, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा था? गोवा। और अभी रिसेंटली में उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, समझ में आ गया? सभी धर्मों के लिए इक्वल नियम कानून, इक्वल लॉ, उसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और एक किससे रिलेटेड होना चाहिए, शादी विवाह से रिलेटेड होना चाहिए, मैरिज से होना चाहिए, डाइवोर्स से रिलेटेड होना चाहिए, पॉलीगेमी नहीं होनी चाहिए। इसी सारी चीजों के बारे में बात रहा है, इतना क्लियर? बहुत बढ़िया। अब चलो हम समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, इसके आर्टिकल 45 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 45 कहता है कि हमारे देश में जो अभी बच्चा पैदा हुआ है, 0 से 6 साल का अगर बच्चा होता है, तो क्या हम उसे स्कूल भेजते हैं? बच्चा पैदा हो गया, चल ले बोरिया बिस्तर उठा जा कल से स्कूल, ऐसा करते हैं? नहीं। तो पहले जब बच्चा पैदा होता है तो हमें उसके हेल्थ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पेशली माँ को। और गवर्नमेंट या हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो उस माँ के बच्चे को भी ध्यान रखे, यानी उसके हेल्थ को ध्यान रखे। तो आर्टिकल 45 में कहता है 6 साल से कम बच्चे का हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए भारत में देखते हैं तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते उससे पहले पोलियो पिला दिया जाता है, बीसीजी का
टीका लगा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हर महीने तक, मतलब कि हर 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, अलग अलग टाइम पीरियड तक, जब तक वो 5 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको इंजेक्शन और जो कि वैक्सीन, चाहे वो ड्रॉप, वो हमेशा पिलाया जाता है, जो कि दिया जाता है। इसकी जो पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो कौन उठा रखा है? गवर्नमेंट उठा रखी है ना। इसीलिए चाहे वो खसरा का टीका हो, पोलियो का ड्रॉप हो, हर संडे संडे आकर के पूछते हैं तुम्हारे दरवाजे पर, जो आंगनवाड़ी वो रहते हैं पोलियो पिलाने वाले, है ना, कि भाई तुम्हारा कोई 5 साल से छोटा बच्चा है क्या, पोलियो का पिलाया कि नहीं पिलाया, ना समझा रहेगा। तो आर्टिकल 45 में क्या कर रहा है? 6 साल से कम बच्चे का, 6 साल से कम बच्चे का हमें हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन अगर वही 6 साल से 14 साल का बच्चा है, 6 से 14 साल का बच्चा है, यानी 6 से 14 साल के बच्चे का हमें एजुकेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चे का हमें एजुकेशन का ध्यान रखना है, उसे कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। देखो, पहले इसे डीपीएसपी में रखा गया था और एजुकेशन एक कंपलसरी नहीं था, इसलिए जो पहले के लोग अगर हम देखेंगे, हमारे दादा परदादा के टाइम पीरियड वाले बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके इसे फंडामेंटल राइट बनाया गया और आर्टिकल 21A में लाया गया कि भैया कंपलसरी एजुकेशन चाहिए, और अगर कोई भी स्कूल ये करने से मना करता है तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो हमारा क्या बन गया? फंडामेंटल राइट। तो एजुकेशन का महत्व गवर्नमेंट को समझ में आया, गवर्नमेंट ने किया अमेंडमेंट और उसे बना दिया फंडामेंटल राइट, ना समझ में आया? तो आर्टिकल 45 क्या कहता है? क्लियर है? 6 साल से कम बच्चे का हमें किसका ध्यान रखना है? हेल्थ का। और 6 से 14 साल के बच्चों का एजुकेशन, ठीक है। देखो ये महिला है, ये आई अपने बच्चों को लेकर के उनका जो है चेकअप कराने। और फॉरेन के जो डॉक्टर होते हैं बड़े कमाल के होते हैं, एकदम खिलाते खिलाते इंजेक्शन मार देते हैं। यहाँ के वैसे होते हैं? अच्छा, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ के तो जाते हो तो ऐसे लिटा देते हैं, लिटा के घप से ऐसे घुसेड़ देंगे है? अच्छा, सरकारी वाले होते हैं। वैसे तो दौड़ा दौड़ा के इंजेक्शन लगाए हैं, तो बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा मेरा। ठीक है, ओके। तो आर्टिकल 45 समझ में आ गया। अब आर्टिकल 46 पर आते हैं। आर्टिकल 46 कहता है कि हर स्टेट की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो SC ST के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए। हर एक डिपार्टमेंट में SC ST के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए। इसमें कहता है 46 में स्पेशल प्रोविजन फॉर SC ST, ठीक है। SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजन मतलब थोड़े थोड़े रिजर्वेशन की बात कह रहा है कि अगर जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी में SC ST के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व रखो, ठीक है। SC ST के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखो। लोकसभा या राज्यसभा हो उसमें भी SC ST के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखा जाए, ठीक है। कोई एजुकेशन मतलब कि कोई कॉलेज वगैरह है तो उसमें भी SC ST के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी जाए। ये बात किसमें कही है? आर्टिकल 46 में। स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC ST इन एवरी डिपार्टमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर्टिकल 46 क्या कहता है? स्पेशल प्रोविजन को तो समझ में आ रहा है भाई, उनका भी ध्यान रखना है, हमें उनको सांस लेकर के चलना है, तो उनके लिए थोड़ी थोड़ी रिजर्वेशन देनी चाहिए। और होता भी है, चाहे स्कूल में देखो, कॉलेज में, स्कूल में तो नहीं, मतलब कॉलेज में रिजर्वेशन मिल जाता है, राज्यसभा में रिजर्वेशन, लोकसभा में रिजर्वेशन, कंपनी में रिजर्वेशन, हर जगह मतलब उन्हें थोड़ी थोड़ी स्पेस दी जाती है, ठीक है। ओके, आर्टिकल 46 समझ में आ गया? ओके, बताओ वापस से। आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ कंडीशन में एड देना है। द मन 41, 42, 43। द मतलब दशाओं में एड, म मतलब मनोचित और न मतलब निर्वाह योग्य, ठीक है। तो 41, 42, 43 हो गया। 44 में UCC और 45 में हेल्थ और एजुकेशन की बात कहा है और 46 में SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजन।
SC/ST के लिए स्पेशल प्रोविजन। इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 47 पर। आर्टिकल 47 में कहता है, ठीक है, आर्टिकल 47 में कहता है कि सरकार को या डिपार्टमेंट को, हर एक डिपार्टमेंट को, मैं लिखता हूँ 47, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए सरकार ने मिड डे मील योजना को चालू किया, ताकि जो बच्चे वहां पर पढ़ने आते हैं, अगर उनके घर में अच्छा खाने की सुविधा नहीं होती है, तो कम से कम उन्हें यहाँ पर एक अच्छा भोजन मिल सके। ठीक है, ओके। अब जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो जैसे कोई भी आइटम है, कोई भी दुकान है या कोई कंपनी है, कुछ भी बना रही है, तो उसमें उसका न्यूट्रिशन कंटेंट कैसा है, उसको चेक करने का काम होता है FSSAI का। बताओ FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कोई भी ऐसी पैकेट फूड है और अगर उस पर FSSAI का लोगो नहीं होता है, ब्लू ग्रीन कलर का लोगो होता है, तब उस पैकेट फूड को नहीं लेना चाहिए। हालांकि कुछ लोकली पैकेट फूड मिल जाते हैं, जैसे कि कोई केला का चिप्स छान रहा है, वो थोड़ी जाएगा उस पर तुम्हें FSSAI का लोगो मारने। लेना तो लो, 5 रुपए 10 रुपए का, नहीं लेना है मत लो। लेकिन अगर तुम कोई जैसे कि फ्रूट जूस ला रहे हो, फ्रूट जूस कौन सा? पैकेट वाला, और वो पैकेट वाले फ्रूट जूस पर FSSAI का लोगो नहीं है, तो उसे नहीं खरीदना चाहिए। मैगी है या कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, अगर उस पर FSSAI का मार्का नहीं है, तो उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो चेक नहीं किया गया है इसके द्वारा, और उसमें क्या कंटेंट है क्या नहीं है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं हो सकता है, तो हमारे हेल्थ के लिए खराब हो सकता है। तो आर्टिकल 47 में पहली बात क्या कहता है कि सरकार या डिपार्टमेंट स्टेट को न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। न्यूट्रिशन के लिए सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील स्कीम को चालू किया। दूसरी बात कहता है कि सरकार को अल्कोहल, ड्रग्स और नारकोटिक्स यानी नशीली पदार्थों पर रोक लगानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? नशीली पदार्थों पर रोक। ठीक है, न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना चाहिए और नशीली पदार्थों पर रोक लगानी चाहिए। इसलिए चाहे दारू हो, चाहे कोई ड्रग हो, इंजेक्शन हो, हीरोइन हो, अल्कोहल हो, सिगरेट हो, टोबैको हो, इन सब पर सरकार को रोक लगाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं सरकार दारू बेचने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है, गुटखा, तंबाकू या सिगरेट हो, इनके लिए लोगों को लाइसेंस देती है। हालांकि सरकार ये जो देती है, इसके दाम या प्राइस बहुत हाई रखती है। गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, इनका प्राइस हाई रखा जाता है। यही सरकार के रेवेन्यू के सोर्स हैं। तो क्या बताओ, हम ये कह सकते हैं कि सरकार ये दारू बेच रही है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि सरकार क्यों दारू बेच रही है? जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बिहार में दारू बंद है, लेकिन यूपी में, आजू बाजू के एरिया में जो है क्या बोलते हैं, बंगाल में दारू बिक रहा है। क्या कोई कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जो स्टेट चाहे उस पर रोक लगाना, रोक लगा सकती है, और नहीं रोक लगाएगी तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आर्टिकल 47 में दो चीजें, एक न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना और दूसरा नशीली पदार्थों पर रोक लगाना। ठीक है, नशीली पदार्थों पर रोक लगाना। इतना क्लियर हो गया? ओके, ओके, ठीक है। तो चलो एक बार लास्ट रिवीजन पहले करते हैं। बताओ आर्टिकल 41 क्या कहता है? दशाओं में, ठीक है, कुछ दशाओं में हेल्प देना। 42 मनोचित, मन के उचित काम। 43 निर्वाह, लिविंग वेजेस। 44 UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 हेल्थ और एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन। 46 SC ST। ठीक है, SC ST, SC ST। और 47
न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना है, और जो ड्रग्स है, ड्रग्स या नारकोटिक्स इन पर रोक लगाना है। ठीक है, इन पर रोक लगाना है। इतना चीज क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।